चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। ठीक है बच्चों, वर्क पावर एनर्जी। चलो स्टार्ट करो। लिखो सबसे पहले वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है? हाँ, लिखो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड पार्टिकल गेट डिस्प्लेस्ड, when force is applied and particle get displaced। हाँ वर्क लिखो, वर्क पर एनर्जी। when force is applied and particle get displaced in the direction of force, when force is applied and particle get displaced in the direction of force, then work is said to be done in the direction of force, then work is said to be done, then work is said to be done when force is applied and particle get displaced in the direction of force, then work is said to be done, then work is said to be done। ठीक है बच्चों, then work is said to be done। ठीक बच्चों, जब फोर्स लगाया जाए और ऑब्जेक्ट मूव हो तभी हम वर्क कहेंगे, लेकिन मूव होने की भी कंडीशन है वो फोर्स के डायरेक्शन में मूव हो, मतलब उसका कोई ना कोई कंपोनेंट फोर्स की तरफ है। हेलो ठीक है ना? हाँ हेलो बेटा। सर, आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है? अब आ रही है। करणवीर वो आ रही है कनेक्ट आवाज? ऑडियो से कनेक्ट नहीं हो रहा था वो। ओके बेटा ओके। यस सर। देखो वर्क बराबर क्या होगा तो बेटो लिखो एफ डॉट डी, एफ डॉट डी इसको कह सकते हैं एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा, दोनों ठीक है। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट या एस कहना है एस कह लो। यहाँ पे एफ क्या है? फोर्स है, एफ है फोर्स और डी है डिस्प्लेसमेंट। आप एस चाहे तो एस लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। डी इज डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट मीटर होगी। एंड थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। बेटा थीटा एफ और डी के बीच का एंगल है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट सबको आता है? डॉट प्रोडक्ट आता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट, हाँ हाँ, डॉट प्रोडक्ट सबको आता है। तो डॉट प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, यस सर। हाँ वो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो डॉट प्रोडक्ट ये हमारा फॉर्मूला है बेटा। ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, व्हेन द वैल्यू ऑफ एफ इज कांस्टेंट, जब एफ की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। इफ एफ इज वेरिएबल तब आप क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगर एफ वेरिएबल हो तब आप इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ठीक है ना। डी डब्ल्यू विल बी एफ डॉट डी एक्स। ये आप तब अप्लाई करेंगे व्हेन एफ इज वेरिएबल, जब एफ की वैल्यू वेरिएबल हो, एफ चेंज हो रहा हो, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, या डीएस कह लो डीएक्स कह लो, वो तो सिचुएशन पे कुछ भी। डीएस कह लो मतलब इतना समझ लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है ना। ये डीएस है, ठीक है। हाँ एस लिख लो, एस डब्ल्यू नहीं, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। अगर कोई एस लिखना चाहे तो एफ डॉट डी एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एफ डॉट डी एस, ठीक। अब देखो छोटे छोटे कुछ प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। अच्छा फोर्स, आपको सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। और सबकी वैल्यू भी निकालनी आती है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कॉस 120 की वैल्यू निकालनी है माइनस कॉस 60 के इक्वल, ये आता है कैसे करोगे? कॉस 180 माइनस 180 माइनस 60, और कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस 60। लामीज में बताया था ना,
तो साइन में माइनस नहीं आता, प्लस आता है, लेकिन कॉस में क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल ये। तो ये आपको थीटा वगैरह भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब आपके थीटा की वैल्यू एक्यूट हो, है ना। ये बताने की जरूरत तो नहीं है, 90 से कम रहेगा तो पॉजिटिव, 90 रहेगा तो जीरो, और 90 से ज्यादा होगा तो नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव वर्क डन होने का मतलब सिस्टम की एनर्जी को खाएगा, पॉजिटिव वर्क डन होने का मतलब सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है ना बच्चों। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, बार बार बस ऐसे रिपीट कर दे रहा हूं, कि जैसे एक कोई भी पॉटर है, कुली है, ठीक है ना, वो आपके लगेज के ऊपर कोई काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो फोर्स लगेज के ऊपर इस तरह लगा रहा होता है, ठीक है, और वो मूव इस डायरेक्शन में कर रहा होता है। तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90। तो इसका मतलब है कि जो कुली है, जो पॉटर है, वो आपके लगेज पे कोई काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है ना, उसका वर्क डन लगेज के ऊपर कितना है, जीरो। तो पैसा क्यों दोगे उसको? तो उसको पैसा क्यों दोगे फिर? पैसा इसलिए दोगे उसको कि वो आपके लगेज पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है। तो वो एक वर्क डन अपने चलाने के लिए कर रहा है, अपने चलने के लिए एक वर्क डन करना है एक, इसलिए आप पैसा दोगे। दूसरा, आप उसका टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसलिए आप उसको पैसा दोगे। समझ में आया ना। बाकी ये बात जरूर है कि वो हमारे लगेज पे कोई काम नहीं कर रहा है। एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन ऐसे एक एग्जाम में आया था कि एक पर्सन है, एक रस्सी है, इसको इसने ऐसे पकड़ा और इस रस्सी पे चलते हुए वो ऐसे इधर चला गया। ठीक है, ऐसे रस्सी पे चलते हुए चला गया। तो इस टेंशन का वर्कडन क्या होगा? जीरो होगा। टेंशन का वर्कडन क्या होगा? जीरो। जीरो क्यों होगा? क्योंकि बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट हो रहा है। अरे सर्कल में कोई मूव करता है तो उसका वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होता है ना। और जो टेंशन फोर्स लग रहा है अलोंग द रेडियस, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो बेटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। तो इसमें एक बात याद रखना है कि दुनिया में जितने भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, दुनिया में जितने भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, सबका वर्क डन क्या होता है? जीरो। जीरो। ये बात याद रखना, दुनिया में जितने भी सेंट्रीपिटल फोर्स हैं, सबका वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट होता है। और अंशिका हाथ हटाओ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट होता है और फोर्स अलोंग सेंटर लगता है। ठीक है ना, इसी वजह से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जीरो होता है। ठीक है ना, जैसे सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये अर्थ है, उसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, तो इस सैटेलाइट पे अर्थ का वर्क डन कितना है? जीरो। समझ में आ रहा है ना। तो जहां भी ऐसा सिचुएशन सेंट्रीपिटल फोर्स का आएगा, वहां वर्क डन क्या आएगा? जीरो। ठीक है ना, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग करते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाली बात लिख लेना, ये वाली बात लिख लेना, बाकी तो ऐसे समझा ही रहा था मैं। ये वाली बात लेकिन याद रखना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का वर्क डन, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जीरो होता है। एक बहुत छोटा सा बेसिक सा प्रॉब्लम लेके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक ब्लॉक है बेटा, ये कोई भी किसी भी मान लो एम मास का है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एस हो रहा है इसका 5 मीटर, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, एक और फोर्स लग रहा है F2 इक्वल टू 20 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक और फोर्स लग रहा है F3 इक्वल टू 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये वाला एंगल 120 डिग्री है, दिस एंगल इज 120, ये वाला एंगल 120 डिग्री। तो फाइंड बच्चों, आपको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट W1, दूसरा W2, तीसरा W3, फोर्थ W नेट। फटाफट बता दो, ये तो बहुत आसान है। W1, W2, W3, W नेट, ये आपको फाइंड करना है। तीनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट 5 ही लिया जाएगा और इसी डायरेक्शन में लिया जाएगा। पहला 50, बेटा फोर्स इधर लग रहा है 5 और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है 5, सॉरी फोर्स इधर लग रहा है 10 और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 5। तो बेटा कॉस जीरो इन फर्स्ट केस। एफ और एस, F1 और एस के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क डन फर्स्ट केस में कितना आएगा? 50। यूनिट क्या होगी?
यूनिट क्या होगी? जूल, उसी को जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर को ही जूल कह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड केस में क्या आएगा? सेकेंड केस में आएगा 100 बेटा, F2 20 इंटू, अच्छा हाँ ठीक, करेक्ट 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 बेटा, ठीक है ना। सेकेंड केस में कितना होगा? F20 इंटू 5 इंटू कॉस 120, सॉरी कॉस 60। बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल देखना है, तो F2 कितना एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ? 60। हाँ, तो ये भी आएगा 50 जूल। ये क्लियर है ना सबको? अभी वो जो फॉर्मूला बताया था W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, इसी को अप्लाई कर रहा हूं, या एफ डी कॉस थीटा, जो बोलो, ठीक है। तीसरा W3 कितना आएगा? -25, 10 इंटू 5 इंटू कॉस 120 -1/2 कितना आएगा? -25 जूल। W नेट सबको ऐड कर दो, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, हाँ वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, सबको प्लस कर दो, 75 जूल इज द आंसर। क्यों? डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी तो कहते हैं। हाँ डॉट प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, हो गया बच्चों? एक ठीक मिनट है, से। हाँ बेटा जल्दी से हटो, कुछ नहीं करना, फोर्स गया इंटू सर। डिस्प्लेसमेंट, हाँ ओके बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल। एक और क्वेश्चन बच्चों, टाइप 2 क्वेश्चन का पहला टाइप के डायरेक्ट आपको वैल्यूज दिया हो, निकालना हो, ठीक है ना, वैल्यूज एफ का। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एफ वेक्टर में दिया हो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, डिस्प्लेसमेंट भी आपको एस भी आपको दे रखा हो 4j कैप माइनस k कैप। चलो अब बोला फाइंड द वर्क डन, ठीक है, तो डायरेक्ट बता देंगे। फाइंड द वर्क डन कैसे निकालोगे बच्चों? एफ डॉट एस का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई कर, नहीं नहीं अटेंड, मैंने ग्रुप में मैसेज तो डाला। हाँ बच्चों वो तो बात ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आपको क्या भूल गए क्या? कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट क्या डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है क्या? रुक जाओ, मुद्दा दूसरा आ गया, यहाँ बच्चे भूल गए। अगर f इक्वल टू है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, हाँ ठीक है। s कितना है? s है एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, s डिस्प्लेसमेंट है, प्लस एस जेड के कैप, तो वर्क डन कितना आएगा? एफ डॉट एस, एफ डॉट एस का मतलब क्या है? आई का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स इंटू एस एक्स, एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस एफ वाई इंटू एस वाई प्लस एफ जेड इंटू एस जेड, मतलब कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो बस। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो बस, तो आ जाएगा ना इसमें। बच्चों देखो जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के साथ, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो जीरो मान लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 और -1 कितना आएगा? 11 जूल। क्लियर बच्चों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे दिया हो तो क्या फॉर्मूला होगा? कॉस थीटा इक्वल टू एफ डॉट एस अपॉन मॉड ऑफ एफ इंटू मॉड ऑफ एस। मॉड ऑफ एफ कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। मॉड ऑफ एस कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर। और एफ डॉट एस कैसे निकलेगा? तो ऐसे निकलेगा। क्लियर है ना? मतलब टाइप्स ऑफ बता रहा हूँ वर्क डन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ये दूसरा टाइप वर्क डन पूछने का, पहला डायरेक्ट वैल्यू दे, दूसरा आई कैप जे कैप में दे, जो भी है उसको मुझे निकालना नहीं ना, बस आपको आइडिया दे रहा है, ठीक है। सर ये वाला नोट कर लें। हाँ कर लीजिए बेटा, कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। ऐसे बताएंगे वर्क डन, जितने तरीके बता देंगे उससे बाहर का नहीं आएगा कुछ। ये 2 3 तरीके अभी बता दे रहे। क्या बेटा क्या हुआ?
हाँ 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 हाँ, प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे बेटा यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब जो भी रूट में आएगा वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। जल्दी से बेटा, जल्दी से सत्यम, ठीक है। ये सब बता चुके, डॉट हो गया प्रोडक्ट सर। हो गया। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अब एक और क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक बोलेगा कि फोर्स दे रखा होगा। देखो टाइप बता रहा हूं, ये इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जितने टाइप कराते जा रहा हूं टाइप बस समझते जाना। पहले डायरेक्ट वैल्यू वेक्टर फॉर्म में, अब एक और तरीका, फोर्स। फोर्स ऐसे है, जैसे बोलेगा 2i कैप है, j कैप है, माइनस k कैप है, बोलेगा ये फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स एक ऑब्जेक्ट है कोई, मान लो m मास का, उसको लेके जा रहा है 1,2,4 से, ये इसको लेके जा रहा है 3,4,6 ऐसे लेके जा रहा है। तो फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। बोलेगा कि इस कोऑर्डिनेट से उसको उस कोऑर्डिनेट तक लेके जा रहा है, इस पॉइंट, अरे ये कोई पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। तो बच्चों ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से लेके यहां जा रहा है, तो आपको वर्क डन बताना है। तो बच्चों देखो ये दे रखा है पोजीशन वेक्टर, क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर। तो इसको क्या लिख सकते हो, आर ए बराबर, आर ए पोजिशन वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप। हमेशा लिख सकते, देखो टेक्निक सीखा करो, आगे फिजिक्स में पीछे भी काम आएगी। अगर पॉइंट दिया हो, इसको लिख सकते हो 4k कैप। बेटा उसी तरह से आरबी को क्या लिख सकते हो, आरबी को लिख सकते हो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, लिख सकते हो ना। लेकिन मुझे ना तो आर ए चाहिए ना तो आरबी चाहिए। इसका डायग्राम कैसे होता है, मैं इसका डायग्राम बताऊं बच्चों। तो ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अभी आपने क्या निकाला, ये आर ए वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, आरबी। ये आर ए वेक्टर है आरबी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ए टू बी हो रहा है ना, तो आपको ये वाला वेक्टर निकालना है, आर बी ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर, आर बी ए वेक्टर। फाइनली कहां पहुंचा, हेड कहां पे है, बी पे, आर बी ए वेक्टर। तो आर ए प्लस आर ए प्लस आर ए बी, आर बी ए विल बी इक्वल टू आर बी, ट्रायंगल लॉ। बेटा आर ए प्लस आर बी ए विल बी इक्वल टू आर बी, ट्रायंगल लॉ। तो यहां से डायरेक्ट याद रखो, तुम्हें क्या चाहिए, डायरेक्ट ऐसे याद रखो, मैं बी से ए निकालना है, ए से बी आ रहा है, तो मतलब मुझे आर बी ए निकालना है। अच्छा आर बी ए निकालना है, मतलब आर बी माइनस आर ए। तो यहां से ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर वही पुराना वाला काम कर दो, पिछला वाला, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा ना। निकालो फटाफट, आई में से आई को घटा दो, आर बी माइनस आर ए करना है। तो यहाँ 3i है, यहाँ आई है, घटाओगे क्या मिलेगा, 2i। यहां देखो 4 से घटाओगे तो कितना मिलेगा, प्लस 2j। और यहां पे कितना मिलेगा, घटाना है बेटा, प्लस 2k। क्या किया, आ रहा हूं देख लो, अगर कुछ अतरंगी से काम किया है तो। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब तुम्हें वर्क डन निकालना है, फोर्स दिया है ना, फोर्स दिया है ना, तो आई वाला आई में तो कितना आएगा 4, मैं डायरेक्ट वहां से कर रहा हूं, अब 4 आएगा। फिर जे वाला जे में कितना आएगा 2, फिर के वाला के में कितना आएगा -2, कट गया, कितना बचेगा 4 जूल। आंसर तुमने क्या किया सर ये लास्ट वाला कैसे किया? बेटा, कुछ नहीं, वो पिछला वाला क्वेश्चन हो गया ना, एस आ गया हाँ, और एफ एफ एस दिया कॉस है। थीटा लगा के, हाँ हाँ, तो आई वाला आई के साथ, एफ जे डॉट वाला एस जे का के वो, साथ। ठीक है। हाँ हाँ, वो उसको डायरेक्ट लगा लिया, वो बस एस, यहां तक जो भी पंगा था एस निकालने का था। एस निकलने के बाद तो पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, तो जहां एफ और एस, बेटा जो साइन आएगा वो लेना है आपको। नहीं नहीं नहीं, जैसे अच्छा सुनो ध्यान से एक बार, 2 2 जा 4, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद 2 1 जा 1, तो फिर बेटा कितना है 2 इंटू -1। मैंने तो ऐड ही किया, वो अपने आप माइनस है, क्या हुआ तुमको बालक, क्या हुआ, गलत आ रहा है तो गलत करोगे तो गलत आएगा, क्या किया, हाँ तो गलत तो आएगा। तो एंगल कहाँ निकला बालक, ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब एंगल भी निकालो, वो जो लाइन है ए बी उसके बीच में और फोर्स के बीच में,
बेटा एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है ना, आप मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या निकला, एस निकला। अभी अभी कॉस थीटा भी तो निकालो, अगर उससे चल रहे हो तो। बात आ रही है समझ में? इसीलिए बेटर ये है कि ये करो तुम, नहीं तो तुम्हें थीटा नहीं, तुम्हारा आंसर अभी भी आएगा अगर तुम एक काम करोगे तब, तुम कॉस थीटा निकाल पाओ तब, मैथ से अगर कॉस थीटा निकाल पाओ तब। कहाँ पे, यहाँ कॉस जीरो नहीं है, तुम निकाल के देख सकते हो फॉर्मूले से, मुझे पता नहीं जीरो आ रहा है क्या कॉस, मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा है। जीरो तो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। अच्छा बताओ ये क्लियर है ना, जीरो क्यों दिख रहा है आपको? चेक करना मुझे। बच्चों एक कैप मैंने लगा दिया गलती से, जूल है, ये जूल है, मैंने गलती से कैप लगा दिया। ठीक है क्लियर। तीसरा टाइप, क्वेश्चन का तीसरा टाइप, आर्यन इसी मेथड से करना अच्छा है, अपना वाला मेथड मत लगाओ, क्योंकि उसमें कॉस थीटा नहीं पता कर पाओगे। एस तुमने सही निकाला है लेकिन कॉस थीटा नहीं पता चलेगा। ठीक है आगे चलें, आगे। ये तीन टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है वर्क पे, ठीक है ना, जब फोर्स कांस्टेंट हो। अब हम बात करते हैं जब फोर्स वेरिएबल हो। फोर्स कांस्टेंट पे इन तीन से बाहर नहीं आएगा, इन्हीं तीनों का कोई ना कोई फॉर्म होगा। अब हम बात करेंगे फोर्स जब वेरिएबल हो, एफ अगर वेरिएबल, तो फॉर्मूला क्या लगता है जब एफ वेरिएबल होता है, एफ वेरिएबल होता है तो अभी बताया था पीछे, इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स कहो, एफ डॉट डी एस कहो, जो तुम्हारी मर्जी वो कहो, बस याद रखो डिस्प्लेसमेंट। हाँ 4 जूल आंसर था उसमें बेटा। कॉस थीटा तो तब निकालते हैं ना जब मैग्नीट्यूड दिया हो, और उनके तब उनके बीच का एंगल निकालते हैं, लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डायरेक्ट आंसर आता है एफ एस कॉस थीटा का। देखो इधर ध्यान से बेटा, जब मैं डॉट प्रोडक्ट लगा रहा हूं तो मुझे कॉस निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो तब है कि जब फोर्स का मैग्नीट्यूड और एच का मैग्नीट्यूड फिर। देखो इधर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि फोर्स की वैल्यू है 2x, ठीक है ना, फोर्स की वैल्यू है 2x along x एक्सिस, along अगर नहीं भी दिया होता तब भी मानता, along प्लस x एक्सिस, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, यही स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन आपका है कि x इक्वल टू 2 से, x इक्वल टू 2 मीटर टू x इक्वल टू 4 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन लगेगा। मतलब जैसे फोर्स लग रहा है x की तरफ, तो x इक्वल टू 2 से उसको x इक्वल टू 4 तक मूव करा रहे हैं, कितना वर्क डन लगेगा बताऊं क्या? हाँ बस cos जीरो लगा लेना। cos जीरो क्यों लगेगा, क्योंकि फोर्स भी x के लॉन्ग है और डिस्प्लेसमेंट भी x के लॉन्ग है, तो cos जीरो लगा लेना। अब बाकी करो, मैं मना नहीं कर रहा, खुद करो। दोबारा आ जाएगा, कांस्टेंट है क्या? फोर्स इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा बेटा, कांस्टेंट नहीं है, dx कर लो, क्योंकि बेटा x में चल रहा है इंटीग्रेशन। जैसे अगर बेटा x में सब चीज है तो डिस्प्लेसमेंट भी x के लॉन्ग है ना, तो dx मान लो उसको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग है तो उसी ds को dx लिख दो, ठीक है। चलो बच्चे, जो भी सर है, नहीं तुम तुक्का मारोगे क्या यहाँ पे? 12 जूल इज 12 जूल इज करेक्ट। सर मेरा भी देखो 12 ही आ रहा है सर। ओके बेटा, चलो देखो, एफ डॉट डी एक्स करना था क्योंकि एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट रहा था तो एक्स लिख दिया। अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो बेटा फोर्स लग रहा है लॉन्ग एक्स और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है लॉन्ग एक्स, तो एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन कहता है, एफ भी वेरिएबल है, इंटीग्रेशन कहता है कि अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तो हमें पता है
कि कैपिटल एफ की जगह क्या रख सकता हूं, 2x, तो 2x dx, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x dx, लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा, 2 to 4, 2 to 4, ये लिमिट लगा दिया। अब जब लिमिट लगा दिया सॉल्व कर लो। अब अगर लिमिट लगा के इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे लिमिट 2 और 4, बेटा ये 2 का कट कर सकते हो, बाहर कट कर सकते हो 2, ठीक है। तो बचेगा कितना, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करो 16, फिर माइनस लगा के नीचे वाली पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा 12 जूल, दिस इज आंसर। अपर लिमिट लगा के ऊपर, अपर लिमिट लगाओ माइनस लगाओ नीचे वाला, मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो आंसर इज 12 जूल। पक्का समझ में आ रहा है क्या ये, 100%? चलो अच्छी। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, डन। सत्य मारा है तुमको समझ में, इंटीग्रेशन वाला क्लास किया था ना आपने? हाँ सर, की तो 3 इंटीग्रेशन वाली क्लास ऑनलाइन ली थी वो तो। हाँ हाँ, इसी से हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बच्चों, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बच्चों, x इक्वल टू टी क्यूब बाई, x इक्वल टू टी क्यूब बाई 2 है, x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 2 है, बोलेगा द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिंग एज x इक्वल टू टी क्यूब बाई 2, है ना, ऐसे बोलेगा। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 kg, तो मैं डायरेक्ट डेटा लिख रहा हूं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 kg, देन फाइंड द वर्क डन, देन फाइंड द वर्क डन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। हाँ, वर्क डन बताना है, वर्क डन कब, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड, दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व करो चलो। ये थोड़ा हटके है, चलो ये थोड़ा सा, चॉकलेट रख दे क्या इस पे, हाँ चॉकलेट क्वेश्चन, चॉकलेट क्वेश्चन, टाइमर भी लगा देते हैं, चॉकलेट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। करणवीर, सर ऑनलाइन वालों को लेकिन थोड़ी मिलेगी। नहीं, ऑनलाइन वाले चीटिंग कर सकते हैं ना। ये सही बात सर। सर आज उन्हें फिर मौका दिया मैंने। करणवीर कह रहा है कि आज आप लोग को मौका दिया उसने फिर से। 2 मिनट से ज्यादा तो क्या टाइमर आपको, चलो 4 मिनट दे देता हूँ। सर ऐसे सिमिलर क्वेश्चन कर रखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कैसे कर रखा है। कराया था हमारे क्लास में, तो ऐसा ही फायदा कुछ ही नहीं। क्वेश्चन था सर। हाँ, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए। मुझे उसमें भी आंसर, ऐसे टी क्यूब करके दिया था, एक्स इज इक्वल हाँ टू। हाँ हाँ, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मुझे याद है। मैं चेक करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं कि यस नो, कुछ नहीं बोलूंगा, बस दिखा दीजिए एक बार। सर मेरे को इतना याद है उसमें उन्होंने वर्क कुछ लगाया था। हाँ हाँ, उन्होंने वो लगाया था, थ्योरम वो वाला। वर्क एनर्जी थ्योरम, यस सर, यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम तो अभी पढ़ाया नहीं मैंने, तो बिना उसके होगा आर्यन। नहीं सर, सर वैसे ही कराया था हमारे सर ने। सर ये वाला क्वेश्चन चलिए, ऐसा नहीं था सर, उसमें डिफरेंट था लेकिन थोड़ा। हाँ थोड़ा अलग होगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम तब लगाते हैं ना जब उसमें वेलोसिटी का थोड़ा सा कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। अच्छा हाँ, 32 ही आ रहा है, दिखना प्रोसीजर। यही काम तो उसमें भी आ गया।
मुझे आंसर याद नहीं, लेकिन तुम लोग का प्रोसीजर गलत है। मुझे आंसर नहीं पता इसका क्या है। वो वो तो मैं सॉल्व करके देखूंगा आंसर क्या है, लेकिन आंसर अगर सही माना जाएगा तो प्रोसीजर आप लोग का तब भी गलत है, चॉकलेट नहीं मिलेगी। अच्छा ये बात है, चलो देख लेते हैं आज बस। जल्दी बताओ बच्चों, 47 सेकेंड आर लेफ्ट। 47 सेकेंड्स आर लेफ्ट। एट आ रहा है। प्रोसीजर 8 दिन का दिखाओ जरा। सर पहले टाइम को टू करके डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, टाइम को 2 करके वो निकाल दिया। की जगह बाहर। अच्छा एक बार बताओ यार, सुनो ध्यान से। हाँ मैं भी, प्रोसीजर गलत है, आप दिखा दो। मैंने देख लिया आरोप, आप दिखा दो। अभी वर्क डन नहीं निकाला। चलो एक बार और देख लेता हूँ, दिखाओ प्रोसीजर। मैं आंसर बताता हूँ, अब मेरी बारी है। हाँ 48 वाला दिखाना, क्या प्रोसीजर। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। टाइम ओवर हो गया ये तो। चलो इधर देखो, आंसर कुछ भी होगा, किसी का प्रोसीजर सही नहीं है। नहीं, किसी का मैंने देख लिया था, किसी का नहीं सही। इधर ध्यान से, जिन बच्चों ने ए निकाला है पहले तो गलत किया है। ए वेरिएबल है तो ए फिक्स कैसे हो गया। टी बढ़ेगा तो ए नहीं बढ़ेगा क्या। ए का जब ए को जब 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, इसको ए आएगा, तो ए में टी बढ़ेगा तो फिर उसके बाद ए भी तो बढ़ेगा ना। हाँ, तो 2t हुआ तो बेटा उसको कई बच्चों ने, जैसे मैं बताया, जिसमें वैल्यूज पुट किया है, एक बार 2 पुट किया, एक बार 4 पुट किया, ये तो गलत बात है। ये ए तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अब ध्यान से देखो, इधर ध्यान से, इधर देखो। पहला काम करो, फोर्स निकालो। फोर्स निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी कितना आएगा, 3t² / 2। इसी को मैं लिख सकता हूँ dx/dt भी। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो तो a आ जाएगा। तो a कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन t² का 2t आएगा, 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कितना देगा 3t। अरे मैं करके दिखाऊं क्या कि ठीक है, ये ठीक है ना डिफरेंशिएशन। तो बच्चों 3t आएगा। अच्छा फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा m इंटू ए। m कितना दिया है 2, और बेटा a कितना है 3t, तो फोर्स कितना आएगा 6t। फोर्स कितना आएगा 6t। अब देखो बेटा, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.dx। तो अभी एक ही डायरेक्शन में मोशन है मैं मानूंगा, तो F.dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, F.dx cos 0। अब क्या फायदा, अरे तुमने आई कैप्शन क्या कर रहे हो। इधर देखो ध्यान से, F.dx टाइम अप, इट्स माय टर्न। F.dx हो गया। अब F की जगह क्या रख सकते हो, F की जगह क्या रख दोगे 60, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ अगर x वेरिएबल है तो यहाँ x वेरिएबल होना चाहिए, या यहाँ अगर t वेरिएबल है तो यहाँ t वेरिएबल होना चाहिए। तो एक काम करना है हमको, dx निकालना है। अब तो यहां से देखो dx निकल जाएगा, इस वाले इक्वेशन से dx निकल जाएगा। कैसे, dt को उधर मल्टीप्लाई कर दो,
फ्रॉम दिस इक्वेशन बच्चों मैं नीचे लिख रहा हूं, तो यहां से dx विल बी व्हाट, dx विल बी 3t स्क्वायर बाई 2 इंटू dt। अब dx की वैल्यू यहां पुट करो, अब पुट करोगे तो आएगा 6t इंटू dx की जगह क्या रखूं, 3t स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dt। अब लिमिट लगाओ 0 से 2 सेकेंड, अब लिमिट लगाओ, तो इसको कैंसिल करोगे तो 2 3 जा 6, तो 9 t क्यूब, तो 9 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा t क्यूब, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ना 9, तो अंदर क्या बचेगा t क्यूब dt। देख लेना मैं गलत तो नहीं कर रहा, t क्यूब बाई dt बचेगा। t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, t बाई 4, बाहर एक 9 भी था, और यहाँ 0 टू 2, तो बेटा 2 डालोगे तो कितना आएगा, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 36 जूल। कुछ नहीं, 36 इज द आंसर। तो इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, नोट करना, आंसर इज 36 जूल। बच्चों करके दिखाऊं क्या, 9 इंटू 2 का पावर 4 बाई 4 माइनस 0, तो ये दैट विल बी 36 जूल। अब मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये नोटबुक में लिखा होना चाहिए और ये रिवाइज होना चाहिए। बेटा v कैसे आया, बेटा डिफरेंशिएट किया, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर आया और 2 पहले से था, तो 3t स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है ये, याद ही होना, मतलब ये सब पता ही होना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट वाली चीज है। टाइम में दिया हो तब डिफिकल्ट है, मतलब तब ये करना होगा आपको, dx बदलना होगा तो v वाले इक्वेशन का सहारा हर बार लेना पड़ेगा। सर v एक वाले बार आप फिर से समझा सकते हो वो वाला लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा? ये वाला बेटा, यस सर, मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा। ये वाला यस सर, ऊपर ऊपर देखो का। बेटा, 6t और इंटू dx है, अच्छा नहीं यहां नहीं तक सर, वो क्लियर नहीं सर, ऊपर बेटा, यहाँ। यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ विच लाइन, सर आप वो फिफ्थ, स्टार्टिंग से ही करा समझा दो एक बारी। स्टार्टिंग से समझा दो। हम्म। देखो बेटा देखो, मैंने इधर ध्यान से देखो, जित दोबारा समझा रहा हूं, एक x की वैल्यू मुझे दे रखी थी बेटा, x की वैल्यू दे रखी थी। देखो मेरा दिमाग में मेरे क्या चल रहा था कि मुझे फोर्स चाहिए, सबसे पहले फोर्स चाहिए, तो बेटा फोर्स के लिए क्या चाहिए, तो मैंने दिमाग में चल रहा था कि यार m इंटू ए करना है, फोर्स के लिए m इंटू ए करना है। तो बेटा अगर x दिया हो तो a निकल सकता है कैसे, एक बार डिफरेंशिएट करूं v, एक और बार डिफरेंशिएट करूं a, तो मैंने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया बेटा v आ गया 3t स्क्वायर बाई 2, एक और बार डिफरेंशिएट किया इसको तो a आ गया ना ये बेटा, यस फिर सर उसको सर। m से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 हो गया, यस सर। यहां से मेरा f आ गया। अच्छा अब इसका यहाँ देखो, डायरेक्ट यहाँ आ गया मैं, तो f की जगह मैंने 60 पुट कर दिया यहाँ पे, 60 dx, लेकिन प्रॉब्लम x है यहाँ पे, यहाँ t है, तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, सेम वेरिएबल होनी चाहिए। तो अब मुझे dx को या तो रिप्लेस करना था या तो t को करना था, तो आसान मेरे लिए था dx रिप्लेस करना। क्यों, क्योंकि इस वाले लाइन में लिखा हुआ था dx और dt के बीच में रिलेशन, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 3t स्क्वायर, तो अगर dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो dx विल बी इक्वल टू, यहां से ऐसे बनाया ना, dx विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2 इंटू dt, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो dx की वैल्यू है, नेक्स्ट लाइन में मैंने dx की जगह 3t स्क्वायर बाई 2 इंटू dt लिख दिया, तो ये हो गया 6t इंटू 3t स्क्वायर 2 बाई 2 इंटू dt, ऐसे कर दिया बेटा, ठीक है। ठीक है सर। फिर सर उसका 60 इंटीग्रेशन वाले पार्ट में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सर, वो हाँ फिफ्थ आपने क्या किया वो? फिर क्योंकि सर मैंने निकाल तो लिया था फोर्स, हाँ उसके बाद मेरे को नहीं पता था क्या करना है। बेटा फिफ्थ वाले स्टेप में तो मैंने बताया था ना कि अगर उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एफ डॉट डी एक्स, जब फोर्स वेरिएबल हो तो बेटा हम्म। फॉर्मूला लगाया फोर्स का, तो एफ की वैल्यू पुट की जो आई थी, डीएक्स की वैल्यू पुट की जो आई थी, अच्छा। यहां से ये वाला वैल्यू पुट किया डीएक्स का, फिर टाइम लिमिट दिया था बेटा, वैल्यूज पुट कर दी। हम्म। ये फोर्स जब वेरिएबल हो तब ये फॉर्मूला लगता है, शायद आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन छूट गया था कि यस फोर्स जब सर। वेरिएबल हो तब आपका वर्क डन का ये फॉर्मूला लगता है, और यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, ठीक है।
इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगा। अगर फोर्स वेरिएबल नहीं होता तो एफ डॉट एस कर देता मैं, ठीक है। इससे बाहर मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कुछ अब देखो इंटीग्रेशन पे कुछ भी हो सकता है, लॉग में दे दे कुछ भी दे दे तब उसका कुछ नहीं कह सकता, बस ये जनरल प्रोसीजर है। हाँ इन टर्म्स ऑफ, हाँ अब आपको देखना पड़ेगा कि कैसे भी करके जो चीज यहाँ है, जो वेरिएबल का फॉर्म यहाँ आ रहा है, जैसे एफ अगर एक्स में आया था तो प्रॉब्लम ही नहीं थी पिछले क्वेश्चन में, बेटा यहाँ एक्स आया था तो यहाँ एक्स ऑलरेडी था, लेकिन जब टी में आया तो मुझे डीएक्स को टी में बदलना पड़ेगा। ये बार बार आपको यही चीज का ध्यान देना है कि यहाँ अगर जो वेरिएबल है दूसरा वेरिएबल वैसा ही है, तभी आप इंटीग्रेशन। क्लियर, ठीक है ना। ये थोड़ा मतलब अल्टीमेट है, बोला ना इसको, ये अल्टीमेट मतलब थोड़ा सा समझ। आगे चले, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अनटिल अनलेस अगर बाकी भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इसी इंटीग्रेशन में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, एफ का फंक्शन कुछ दे देगा या ऐसा कुछ फंक्शन दे देगा जिसमें आपको थोड़ा मैथ लगे, अदरवाइज प्रोसीजर सेम होगा, ठीक है। चलिए तो वर्क हमारा बस मैं इतना ही रख रहा हूं बच्चों। अभी जो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वर्क है, ठीक है ना, ये बात इसको कंपेयर नहीं करना। जैसे फिजिक्स कहता है कि अगर आप पूरे एक वॉल को दिन भर धक्का दें तो आपका वर्क डन 0 होगा, लेकिन आप थक जाएंगे, तो फिजिक्स कहता है कि मैकेनिकल वर्क 0 है। लेकिन अगर आप दीवार को धक्का देंगे बायोलॉजिकल वर्क होगा, केमिकल वर्क होगा, लेकिन मैकेनिकल वर्क क्या है, 0 है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे एनर्जी, हेडिंग डालो एनर्जी। एनर्जी वही बचपन वाली डेफिनेशन चली आएगी, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, बचपन वाली डेफिनेशन। बच्चों आप लोग मुझे बताएंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी टोटल 8 होती है, 8 टाइप्स ऑफ एनर्जी। छोटे छोटे बच्चों की बात है इसलिए मैं पूछ सर रहा हूँ, काइनेटिक बता- एनर्जी या रुक जाओ बारी बारी से एक एक करके। काइनेटिक और पोटेंशियल जो कह रहे हैं उनको एक साथ में मैकेनिकल मैकेनिकल, बोलेंगे। हाँ अब आगे बोलो। केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक केमिकल एनर्जी, एनर्जी, काइनेटिक मैकेनिकल में हो गया, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल मैकेनिकल में हो गया, इलेक्ट्रिकल, और बायोलॉजिकल कुछ होता है सर? साउंड, बायोलॉजिकल नहीं, वो केमिकल ही आ जाता है, केमिकल के अंदर आ जाता है। सर और साउंड, साउंड, और न्यूक्लियर, और दो और, दो और, दो और, दो एनर्जी और, एक होती है, हाँ मैग्नेटिक होती है, हाँ, एक और, लाइट हो गया, एक और, विंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और आगे एक और, एक और, एक और, हाँ एक और, फर्स्ट लेटर एच, फर्स्ट हीट लेटर एनर्जी, एच, थर्मल, हाइड्रो इसके अंदर आ जाएगा, हीट एनर्जी, हाइड्रो इसके अंदर आ गया, हीट इज करेक्ट, लास्ट वन इज हीट, ठीक है। ये 8 टाइप की एनर्जी है। बच्चों वाला खेल, फैन कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अरे इन आटो में से किसी को करता है यार, हाँ इलेक्ट्रिक, हाँ प्यू, माइक्रोफोन, हाँ हाँ, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, चलो ठीक है। अंशिका, कार, कार बोलेगा नहीं, अंशिका बताइए, कार, अरे इनिशियली क्या उसमें फिल करते हैं और क्या आउटपुट मिलता है, हाँ तो पेट्रोल में कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है पेट्रोल में, केमिकल, तो केमिकल टू मैकेनिकल। करणवीर, बैटरी, करणवीर बैटरी, सर वो केमिकल टू मैकेनिकल,
केमिकल टू मैकेनिकल, बैटरी कुछ नहीं सॉरी, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, बैटरी केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। राम सोलर सेल, सर लाइट टू इलेक्ट्रिकल। लाइट टू इलेक्ट्रिकल, करेक्ट, लाइट टू। अरे बच्चों अलग खेल, एलईडी, ठीक है ना, मत बोलना मेरे से सब छोटा इलेक्ट्रिक टू छोटा। लाइट, करेक्ट एलईडी का। ठीक है ना, बस ऐसे लिखवा दिया, इसको लिखवाने का मतलब भी नहीं था, लेकिन ठीक है। क्या ये भी गड़बड़ करो क्या तुम लोग? ठीक है, एक हाथ दे के देख लूंगा, माइक्रोफोन दे के देख लूंगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें पढ़ना है केवल मैकेनिकल एनर्जी, केवल यहां हमें पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है, शॉर्ट में लिख लो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक साथ मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक साथ क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिकल एनर्जी। चलो पहला लिखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बचपन से पढ़ते आए हो, फिर से लिखवा रहा हूं, लिख लो। इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। फॉर्मूला भी बचपन से पता है, फिर भी लेकिन लिखवा रहा हूं, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कराया था मैंने, करा दिया था ना, पी स्क्वायर बाई 2m। हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन लिखो, लिखो इफ द वेलोसिटी, अब एक क्वेश्चन कराऊंगा आगे बढ़ जाऊंगा, इसमें कुछ ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, if the velocity of an object is increased by 100%, if the velocity of an एक object बार is, रिपीट। हाँ बेटा, if the velocity of an object is increased by 100%, then find the percentage increase in the kinetic energy. Find the percentage increase in the kinetic energy. Increased by 100%. If the speed of an object is, या velocity of an object is increased by 100%, then find the percentage increase in the kinetic energy. Then find the percentage increase in the kinetic energy. आंसर बता दिया बच्चों ने, 300%, 300%। कैसे? अरे पहले अगर मान लो स्पीड v था तो काइनेटिक एनर्जी k था, बाद में स्पीड कितना हो गया? v प्लस 100% ऑफ v। अरे 100% बढ़ाया ना, अगर बोलता 50% से इंक्रीज किया तो क्या लिखता? v प्लस 50/100 इंटू v। तो ये कितना गया? 2v, न्यू वेलोसिटी इज 2v। तो बेटा इसके स्क्वायर पे कौन डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी। तो नया काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 4k। आपको पहले ही बताना है, परसेंटेज चेंज जब निकालना हो तो 4k माइनस k अपॉन k इंटू 100, तो डेट इज 300%, ठीक है ना। वो जो शॉर्टकट बताया था वो तब लगता है जब परसेंटेज चेंज 10 से कम हो, लेकिन यहाँ 10 से कम तो है नहीं। शॉर्टकट बताया था ना, जैसे बोलता है इफ द परसेंटेज चेंज इन द वेलोसिटी इज, लिखो मत, 0.01%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो बताना कितना होगा? अगर मैं बोलता वेलोसिटी में 0.01% से चेंज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी में बताना कितना चेंज हुआ? 3% का चेंज। अरे 0.01 है। अच्छा, If the change in velocity is 0.01%, then the percentage change in kinetic energy is correct। बोला था पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, खत्म करना है। v का पावर कितना है? 2, तो 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दो, काइनेटिक एनर्जी में वही चेंज होगा। तो 2 इंटू 0.01, फॉर्मूले में जितना पावर हो उससे मल्टीप्लाई कर देना। 0.02% इज आंसर। ये याद रखना है, बार बार काम आएगा ये शॉर्टकट जो बताया था मैंने एक क्लास में, कि पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आगे चलें,
लिखो पोटेंशियल एनर्जी, हाँ लिखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लिखो इसके बारे में। इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज द वर्क डन against the conservative force, it is the work done against the conservative force without changing, without changing, it is the work done against the conservative force without changing, without changing the kinetic energy, it is the work done against the conservative force without changing the kinetic energy। ठीक है बेटा, it is the work done against the conservative force without changing the kinetic energy। और करके इसकी एक और डेफिनेशन लिख लो, और करके एक और डेफिनेशन लिख लो। देखो, it is the energy possessed by an object, it is the energy possessed by an object due to its position, it is the energy possessed by an object due to its position or spatial configuration, due to its position or spatial configuration, it is the energy possessed by an object due to its position or spatial configuration। एक और डेफिनेशन, हालांकि हमें पहली वाली डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नीचे वाली डेफिनेशन लिखवाई वो लोअर क्लासेस के लिए है, वो हायर क्लास के लिए नहीं है। जो ऊपर वाली डेफिनेशन लिखवाई वो हायर क्लास के लिए। सुनो ध्यान से बच्चों, यहाँ ऊपर वाले डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, नीचे वाला तो बहुत जनरल डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों यहाँ फोर्स का एक और टाइप आपको पढ़ाएंगे, दो ऐसे निकलो, फोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। हाँ ये लिखना है, अभी रुक जाओ बता दें। फोर्स होता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। देखो अंतर क्या है दोनों में, समझ लो बच्चों। जैसे मान लो एक कोई प्लेस है, कोई लोकेशन है ए और एक कोई लोकेशन है बी, ठीक है ना, ध्यान से। ये एक कोई लोकेशन है ए, एक कोई लोकेशन है बी। तो इस पे ऐसा हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को कोई एक फोर्स जिसका हमें स्टडी करना है, वो एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग रास्तों से ए पॉइंट पे बी पॉइंट लेके जा रहा है। मतलब पहली बार ऐसे लेके जा रहा है इस वाले रास्ते से, दूसरी बार वही फोर्स उसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे रास्ते से ए से बी लेके जा रहा है, तो दूसरा रास्ता हुआ। तीसरी बार वही फोर्स उसी ऑब्जेक्ट को एक तीसरे रास्ते से लेके ए से बी जा रहा है। तो अगर तीनों केस में वर्क डन सेम है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी वर्क डन अगर पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है तो कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन अगर तीनों केस में वर्क डन अलग अलग हुआ, अलग अलग हुआ, तीनों केस में अगर वर्क डन अलग अलग हुआ, यानी वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट है, तो वो हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लिख लो। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, एक और डेफिनेशन इसका होता है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, लिख लो पहले, लिख लीजिए। नहीं कंजर्वेटिव पर। ठीक है बच्चों, इसमें जो वर्क डन होता है वो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेटा इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब तक सेम रहेगा वर्क डन सेम आएगा। इसमें ये भी करते हैं कि इसमें वर्क डन इन क्लोज लूप इज जीरो, वर्क डन इन क्लोज लूप, वर्क डन इन क्लोज लूप इज जीरो। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है। यहां लिख लो वर्क डन इन क्लोज लूप इज नॉट जीरो, ये 12th में भी काम आएगा जब प्रूफ करेंगे। इज नॉट जीरो, क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होता, उसमें क्लोज लूप। शॉर्ट में बच्चे ये भी बताते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर रहेगा तो क्लोज लूप में वर्क डन 0 नहीं। अभी पता चल जाएगा बेटा, जैसे फ्रिक्शन है, अभी बता देते हैं, एग्जांपल देख लो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बच्चों एक बात याद रखो, पूरे 11th 12th फिजिक्स मिला के इसके केवल 4 एग्जाम्पल हैं, 4 फोर्स ऐसे हैं जो इसके एग्जाम्पल है, उनके अलावा जितने फोर्स बचे सब उधर वाले हैं। तो 4 को याद कर लो बस, जो बच जाएंगे सब उधर वाले हो जाएंगे। तो वो 4 कौन कौन से हैं? तो पहला लिख लो फ्रिक्शन, दूसरा लिख लो विस्कस फोर्स, ये हमें पढ़ना है विस्कस फोर्स सेकंड बुक में अपने, फ्रिक्शन अभी पढ़ा है हमने पीछे, विस्कस फोर्स। तीसरा लिख लो एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स। एयर रेजिस्टेंस जैसे कागज वगैरह अच्छे से नहीं गिरता है ना, एयर उसको सस्पेंड करता है, इसको ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, ये भी हमें पढ़ना है अपने सेकेंड बुक में, ड्रैग फोर्स। फिर चौथा होता है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों के अलावा आपके पूरे सिलेबस में जितने भी फोर्सेस हैं ऑल आर कंजर्वेटिव। इन 4 फोर्सेस के अलावा पूरे सिलेबस में जितने फोर्सेस हैं ऑल आर कंजर्वेटिव। ठीक, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स क्लियर है। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने डेफिनेशन पे। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था कि इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल, जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा के रख रहा हूं, ऊपर रख रहा हूं, तो ग्रेविटी मना कर रही है। ग्रेविटी कैसे मना कर रही है? नीचे फोर्स लगा के मना कर रही है ना। तो ग्रेविटी, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर रख रहा हूं तो ग्रेविटी मना कर रही है, फिर भी मैं उसको ऊपर उठा के रख रहा हूं, तो ग्रेविटी बोलती है कि ठीक है तुम मेरे मना करने से मान नहीं रहे हो, तो मेरे अगेंस्ट में वर्क करो। तो अगर जब आप किसी चीज को ऊपर उठाते हैं तो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करना होता है। तो आपने जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क किया, आप ही का वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो याद रखो, कहीं भी अगर पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वहां कंजर्वेटिव फोर्स जरूर होगा। पोटेंशियल एनर्जी होने की पहली कंडीशन क्या है? कि वहां कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जैसे बच्चों बो एंड एरो, तीर और धनुष, तो जब मैं इस तरह तीर को खींचूंगा पीछे, तो इलास्टिक फोर्स कहेंगे, मना करेंगे खींचने से, फोर्स लगाएंगे। अगर फिर भी मैं पीछे खींचता हूं तो मुझे इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने जो इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया, मेरा ही वर्क किस में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखो, हर जगह पे कंजर्वेटिव फोर्स होगा, उसके अगेंस्ट में वर्क होगा, और वही वर्क किस में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तीसरा, कुछ भी एग्जांपल ले लो, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस करो, स्प्रिंग उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मना करेगा कंप्रेस करने से। अगर आप फिर भी कंप्रेस करोगे तो आपको स्प्रिंग फोर्स के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। तो आपने जो स्प्रिंग फोर्स के खिलाफ वर्क किया, वही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो बच्चों कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, वहां पे आपका कंजर्वेटिव फोर्स जरूर होगा। बिना कंजर्वेटिव फोर्स के पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ सकती। ठीक है ना? तो हम लोग पहला पोटेंशियल एनर्जी अपना पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो, अभी आपको बस 2 पढ़ना है, बाकी पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत टाइप की है। ठीक है ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं यहां पढ़ा रहा हूं, अभी एक और बार इसको पढ़ाऊंगा जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन वो दूसरे टाइप की पढ़ाऊंगा आपको। अभी लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों इसका डेफिनेशन देना हो तो क्या देंगे? इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? बस कंजर्वेटिव फोर्स की जगह कौन आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन करना हो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? राज बॉटल लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से थोड़ा समझना है इसको। देखो, जैसे मान लो बच्चों एक टावर है, टावर है ये, यहां से मैंने एक मास यहां पे रखा हुआ है, इसको h हाइट ऊपर उठा के हमें रखना है, h हाइट ऊपर उठा के रखना है। तो देखो बच्चों, जब मैं इसको ऊपर उठा के रख रहा हूँ तो यहाँ पे 2 फोर्स होगा एक टाइम पे जो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा। एक मेरा फोर्स जो कि मैं एजेंट कह रहा हूँ, एफ एजेंट, अरे मेरा फोर्स लगा ना, मैं ऊपर रख रहा हूँ। एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी का, mg, पक्का? तो बेटा जब मैं इसको ऊपर उठा के रखूंगा तो कितना वर्क डन होगा? वर्क डन बाय एजेंट दैट विल बी आल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जो मेरा वर्क डन होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, मैंने अभी डेफिनेशन बताया था। तो W है, तो चलो ये W निकाल के देखते हैं।
तो मेरा फोर्स कितना है Fa, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है h, और एंगल कितना है cos 0। तो मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है cos 0। तो मेरा वर्क डन आया या पोटेंशियल एनर्जी आया Fa इंटू एच। बोलोगे सर ऐसा पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा तो mgh था। हाँ बेटा देखो, किसी भी पोटेंशियल एनर्जी कब आएगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करोगे। तो बेटा अगेंस्ट वर्क करोगे तो किसी चीज को उठाओगे ना, तो आपका फोर्स तो लगेगा ना। तो ये फोर्स मेरा है और ये mg का फोर्स है जो नीचे लग रहा है। तो मैं जब ऊपर उठा रहा हूं इसको, तो मेरा जो वर्क डन है वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा वर्क डन कितना है, तो वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर मेरा वर्क डन है, WA एजेंट का वर्क डन। तो एजेंट का वर्क डन का मतलब क्या, एजेंट का फोर्स जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मेरा Fa हो गया, डिस्प्लेसमेंट h हुआ, और मेरे डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ऊपर हो रहा है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, तो एंगल कितना होगा 0। तो cos 0 हो गया, तो Fa इंटू h हुआ ना ये वर्क डन। अच्छा, लेकिन आपने जो फॉर्म पढ़ा है वो mgh पढ़ा है। क्या फॉर्म पढ़ा है, mgh। तो ये Fa इंटू h। अच्छा, लेकिन यहां पे मैंने एक बात बताया था बच्चों आपको कि यही पोटेंशियल एनर्जी Fa इंटू h mgh हो जाता है। क्यों, बिकॉज हाँ Fa शुड बी इक्वल टू mg इन मैग्नीट्यूड। क्यों, क्यों, क्योंकि बच्चों डेल्टा के इज इक्वल्स टू 0। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया था देखो, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा अगर मान लो Fa और mg में से कोई बड़ा हुआ या कोई छोटा हुआ, मान लो Fa बड़ा हुआ तो एक्सेलरेशन आएगा, नेट फोर्स आएगा न्यूटन के हिसाब से। एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करते काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो डेफिनेशन को वायलेट कर देगा। समझ में आया ना। इसीलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होना है, तो जो Fa का मैग्नीट्यूड होगा दैट शुड बी इक्वल टू mg। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब लेकिन बोलोगे सर ये काइनेटिक एनर्जी क्यों 0 नहीं किया, क्यों कांस्टेंट रखा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों नहीं किया। समझ रहे हो ना, हर चीज का लॉजिक है। जैसे बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का क्यों बात आया, और उसको चेंज क्यों नहीं करना है। भाई लॉजिक होता है ना हर चीज का, फिजिक्स में लॉजिक है। तो उसका लॉजिक क्या है, तो बेटा जब आप वर्क करते हैं ना तो वर्क दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे आप किसी कार को धक्का दो, तो धक्का दोगे तो फोर्स लगा रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो कार की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो आपका वर्क कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी में। अब ऐसा भी हो रहा है कि तो आप किसी भी चीज को बकेट को लेकर सीढ़ी के ऊपर ऊपर चढ़ो, तो अभी भी आप वर्क कर रहे हो, तो आपका वर्क किस में जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब आप कोई काम करते हैं तो आपका वर्क दो पार्ट में डिवाइड होता है, या तो काइनेटिक में या तो पोटेंशियल में, या तो दोनों में। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पे किसी चीज को ऊपर चढ़ा रहे हो, तो उसका हाइट भी बढ़ रहा है, उसका स्पीड भी बढ़ रहा है। तो बच्चों वर्क डन जो होता है जनरली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक काइनेटिक में और एक पोटेंशियल में। तो बेटा जब मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला बना रहा हूं तो मैं काइनेटिक को रोक दूं, तो काइनेटिक को जब रोक दूंगा तो जो वर्क डन आएगा वो डायरेक्ट पोटेंशियल के इक्वल होगा। समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैं काइनेटिक में चेंज नहीं करता हूं तो वर्क डन जो आएगा वो डायरेक्ट पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो अच्छी बात है, मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा, इसीलिए काइनेटिक को चेंज नहीं किया है। समझ में आ रहा है, ताकि पूरा का पूरा वर्क डन पोटेंशियल में जाए या वर्क डन ही पोटेंशियल के इक्वल हो जाए। ये लॉजिक है उसके पीछे, समझा, हर चीज का लॉजिक है। ठीक है ना, तो ये नोट कर लो डेल्टा के। अच्छा, तो ये वर्क डन कितना है, mgh के, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर। ए मतलब एजेंट है, मतलब वर्क फोर्स ऑफ एजेंट वर्क डन बाय एजेंट, ऐसा फोर्स ऑफ एजेंट वर्क डन बाय एजेंट। करण समझ में आया, राम। यस हाँ सर आया तो। कोई डाउट है तो बताओ, क्रॉस क्वेश्चन करो। बच्चे ये मैं जो बता रहा हूँ एकदम सही बता रहा हूँ। कई बार टीचर डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन यही सेम चीज आपको जब 12th में जाएंगे सेकेंड चैप्टर में सेम डेरिवेशन करना पड़ेगा, जहां पे दो फोर्स होगा और निकालना पड़ेगा। तो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको एकदम जो सही है वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। पूरे इंडिया में जितनी भी फिजिक्स लिखी गई है, जितनी फिजिक्स इवन इंक्लूडिंग HC वर्मा भी लिखा गया है, वो रेसनिक हेलिडे से लिखा गया है। एक बुक होती है फिजिक्स की रेसनिक हेलिडे, उससे लिखा गया है, रेसनिक हेलिडे से लिखा गया है ना। अरे मैं बता दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा, बाई करना है तुमको, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं। उसमें क्या होता है कि सारी इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द बुक है
अब उसमें क्या होता है कि जो उसमें फंडामेंटल थ्योरम दिया वो सब थ्योरम मैं आपको बताता हूँ, जो उस बुक का फंडामेंटल थ्योरम है, जिसके ऊपर इंडिया का सारी बुक, क्योंकि वो फंडामेंटल एक तरह से सबसे पूरे दुनिया की सबसे अच्छी फंडामेंटल की बुक फिजिक्स की रेसनिक हेलिडे मानी जाती है। और मैं उसमें से आपको कॉन्सेप्ट है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रूवन कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर है ये? क्लियर? ठीक है ना। बाकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करने का मन हो तो एक आइए इरोडोव है, वो आप प्रैक्टिस कीजिए। इरोडोव, इरोडोव के एक क्वेश्चन करने में मतलब अगर एक्सपर्ट लेवल के लोग हो तो उनको एक 2 दिन 3 दिन लग सकता है। HC वर्मा नहीं हो पाए, HC वर्मा के शुरू क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। अप टू 20 यू कैन स्टिल सॉल्व, लेकिन 20-25 के बाद उससे प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज HC वर्मा इज नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी डील नहीं है HC वर्मा। ठीक है ना, हो गया बच्चों, लिख लिया इसको। ठीक है, जिसने आईए इरोडोव लिखा था वो एक ड्रंकार्ड था, उसको हम लोग मजाक में कहते हैं, उसको हम लोग मजाक में कहते हैं कि रसियन बेवड़े की किताब है। सर लगता है मेरे को भी इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी उनसे सर। इरोडोव, इरोडोव मतलब वो ड्रंकार्ड था, लेकिन कितना खतरनाक फिजिसिस्ट था सोचो। ठीक है, लिख लिया। अच्छा सुनो बच्चों, इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा बताओ मुझे। वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखो इंडिया में क्या होता है, ज्यादातर लोग पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय ग्रेविटी को सेम समझते हैं, लेकिन वो सेम है नहीं। यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है h, और कॉस कितना 180। क्यों, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा -mgh। देखो ये बहुत धोखा होता है, जब तुम जेई वगैरह या नीट वगैरह दोगे ना तो उसमें बोलेगा सब कुछ डेटा दे देगा, बोलेगा फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी या फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ऑप्शन में +200 -200 दोनों रहेगा। तो जब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो ना, उसमें माइनस लगा देना। नहीं सेम केस है बेटा, एक के ऊपर क्या निकला है, मेरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ग्रेविटी भी तो रुकने में एक वर्क कर रही थी, उसका वर्क डन है ये। तो बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। धोखा नहीं होना चाहिए, बोले किसी ब्लॉक को उठा के ऊपर रख रहा है, बोला पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh, और उससे मान लो आंसर आ गया 200, बोला वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है -200। मतलब क्लियर रहना चाहिए एकदम दिमाग में कि कंजर्वेटिव फोर्स, इसको मैं थोड़ा समराइज कर देते हैं, मतलब थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं, समराइज नहीं। तो बच्चों इसमें मैं ऐसे लिख रहा हूं कि कोई भी इस दुनिया का पोटेंशियल एनर्जी हो वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा कि हाँ, WC मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस दुनिया का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो उसका माइनस करोगे तो जिसके वजह से वो आया है उसका वर्क डन दे देगा, ठीक है ना बेटा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, WC इज व्हाट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे यहां फोर्स कंजर्वेटिव कौन है, ग्रेविटी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल के आप माइनस लगा दो तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये यूनिवर्सल है। अभी जो पढ़ रहे हो पोटेंशियल एनर्जी वो आगे एक और पढ़ोगे या भविष्य में पढ़ोगे 12th में, वहां भी ये बात होगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, तो बोलेगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों में यही डिफरेंस। ठीक है, नोट कर लिया इसको, स्प्रिंग वाला कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा, हाँ दो बताया था आपको, दो ही पढ़ना, तो दूसरा लिखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जो डेफिनेशन लिखना हो तो इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स विदाउट चेंजिंग द, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग फोर्स होगा, ठीक है ना। इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स विदाउट चेंजिंग द, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है वो सब, वो तो पता है आपको। अरे वो कर लेना ना, चेंज करना है बच्चों, कर लेना। द काइनेटिक एनर्जी, बेटा जो
काइनेटिक एनर्जी, सेम डेफिनेशन। देखो डायरेक्ट इधर इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, थोड़ा ध्यान देना इधर। हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है इधर ध्यान दो। मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया x से, तो बताओ स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा? उल्टे डायरेक्शन में। F स्प्रिंग विल बी kx इन द अपोजिट डायरेक्शन। और बच्चों Fa किधर लगेगा? समझ में आ रहा है? तो मुझे तो कंप्रेस करना है, तो मेरा फोर्स तो अंदर होना चाहिए, Fs बाहर लगेगा। तो बच्चों अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या आएगा? नेगेटिव। अभी पीछे वो तो डायरेक्ट भी आपको दिख गया था, लेकिन अभी हम ज्यादा फोकस करेंगे, मेरा जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, तो इसमें Fa वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? क्यों? क्योंकि Fa Fs के इक्वल होना चाहिए, Fa Fs के इक्वल होना चाहिए। Fa एजेंट जो कंप्रेस कर रहा है, तो Fa किसके इक्वल होना चाहिए? Fs के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना है ना। तो बेटा यानी Fa भी kx के इक्वल होगा, और Fa जब kx के इक्वल होगा तो ये वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला dw से निकालते हैं बच्चों। dw एजेंट विल बी इक्वल टू F एजेंट इंटू dx इंटू cos 0। ठीक है बेटा, एजेंट फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो cos 0, और वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है बेटे, देखो अब इसमें लिमिट क्या लगा देंगे? 0 से x। मान लो मैं x कंप्रेस करने में देखना चाहता हूं कितना वर्क डन होगा, तो बच्चों Fa की वैल्यू पुट कर दो। Fa की वैल्यू शुड बी इक्वल टू kx। लिख सकता हूं कि नहीं? तो लिख सकता हूं ऐसा, बिकॉज Fa इज इक्वल टू Fs। वाई बिकॉज डेल्टा k इक्वल टू 0। ठीक है, के बाहर आ जाएगा बच्चों, बस अब इसी को सॉल्व कर लो, यही भी कर लो। के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर हो जाएगा x dx, यहाँ लिमिट लगेगी 0 टू x। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से x, ऊपर वाली लिमिट डालो माइनस नीचे वाला, तो k इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर विल बी u will be equal to half into k into x। k is the spring constant, अभी पीछे पढ़ा था चैप्टर में। हाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर। फोर्स किसके बराबर आता था स्प्रिंग में? अरे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या थी? बहुत पिटाई होगा, बहुत। के एक्स स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी? के एक्स के बराबर होती थी ना, एफ एस इक्वल टू के एक्स। ठीक है, बच्चों ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा चलो, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो उसी के बगल में लिख लो, वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी ऑलवेज नेगेटिव? सही बात है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट में है तो याद रखना। क्वेश्चन करें, क्यों? अभी तो 6 बजे। हाँ 2 मिनट का ब्रेक दे दूं? नहीं, कर लो क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलो ठीक है।
हो गया, लिख लिया सबने? सर 2 स्टेप। ठीक है बेटा, कर लो। चलो एक क्वेश्चन करो। लिख लिया? क्या क्वेश्चन लिखा? बताओ, जो तुम बोलेगे वो क्वेश्चन लिखूंगा, बताओ। हो गया, डन। लिखो, लिखो। if the work लिखो, if the work done, if the work done to compress a spring, if the work done, हाँ, if the work done to compress a spring by 5 centimeter, if the work done to compress a spring by 5 centimeter is E naught, is E naught, ठीक है ना? तो इसका लिखो, then find the work done, then find the work done to compress the spring, to compress the spring further by 10 centimeter, further by 10 centimeter in terms of E naught, in terms of E naught। अरे बात समझ में आया ना? पहले क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, पहले क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? बच्चों 5 सेंटीमीटर तक कॉम्प्रेस करने में वर्क डन दे रखा है, ई नॉट वर्क डन दे रखा है। तो वर्क डन किसका दे रखा होगा? एजेंट का, एजेंट का दे रखा होगा ना बेटा। वर्क डन एजेंट का ही तो बोला ना, कॉम्प्रेस कौन करेगा? एजेंट ही तो करेगा ना। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि अब 5 सेंटीमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर और करना है। देखते हैं कितने लोग का बुद्धि चलता है। हाँ, उसमें कितना वर्क डन लगेगा इन टर्म्स ऑफ ई नॉट। योर आंसर बेटा, वर्क डन तो एक्स 5 सेंटीमीटर तक कॉम्प्रेस करने में ई नॉट है। तो इनडायरेक्टली मैंने बोला है कि 10 सेंटीमीटर और कॉम्प्रेस करना है, कितना लगेगा? जो करना है करो बच्चों। फोर्टी नॉट मे बी। सर कितना बोला उसने? 40 नॉट। सर मेरा 4 E0 आ रहा है। 4 ही नॉट। हाँ हाँ, मैं रुका हूँ। चलो, नहीं होगा ना? इधर रहने दो, इधर। हो गया?
ठीक है, इधर ध्यान दो। ई नॉट बराबर कितना होगा, हाफ इंटू के इंटू 5/100 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये बोला है कि 0 से 5 का, ये 0 से 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करने में ये वर्क डन होगा। फिर उसने आपसे लेकिन पूछा है 5 to 15 का वर्क डन कितना होगा। 0 से 15 मतलब 5 to 15 पूछा है आपसे, ठीक है ना। बोला कि 5 के बाद 10 सेंटीमीटर फर्दर एक्सटेंड करना है। अब जो भी है मैं बता रहा हूँ, सुनो, एक काम करते हैं हम लोग। फिर हम लोग एक काम करें ना, हम लोग 0 से 15 निकाल लें, हम लोग 0 से 15 निकाल लें, उसमें से 0 से 5 माइनस कर दें। तो हम अभी इवन निकाल लें। इवन क्या है, तो हाफ इंटू के इंटू 15/100 का होल स्क्वायर। ये है 0 से 15 तक का वर्क डन। ये जो यहां लिख रहा हूं मैं, 0 से 15 तक का वर्क डन। दोनों को डिवाइड कर दो, E1 को ऊपर रख लो, तो अब निकालो E1 अपॉन ई नॉट। E1 अपॉन ई नॉट कितना, सब कट जाएगा, हाफ के कट जाएगा, ऊपर बचेगा 15/5 का होल स्क्वायर, यानी कितना आएगा 9। अरे समझ में आ रहा है ना, 100 सब कट जाएगा बेटा, के सब कट जाएगा, E1 अपॉन E2 बचेगा 15 स्क्वायर/5 9। तो यहां से क्या मिलेगा, E1 विल बी इक्वल टू 9 ई नॉट। इधर ध्यान दो, E1 विल बी इक्वल टू 9 ई नॉट। तो बच्चों E1 क्या है, 0 से 15 का, और 0 से 5 का कितना है, ई नॉट। तो 0 से, यहां लिख रहा हूं मैं, 5 से 15 का क्या होगा, एक्सटेंड करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बच्चों सर इसके मैंने लिए मैं, सर मैंने वो 10 ले लिया, वो स्ट्रेच होके। हाँ नहीं नहीं नहीं, 15 होगा ना बेटा, 10 सर इसलिए वो फर्दर। 2 का स्क्वायर वो 4 हो गया, 4 ई नॉट हो गया था। हाँ ठीक ठीक बेटा, ठीक है ठीक है। 5 से 15 का 9 ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन दैट इज 8 ई नॉट। दिस इज द आंसर, ठीक है पक्का। हाँ मुझे मुझे नया टॉपिक, अब मुझे पढ़ाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उससे पहले मुझे पढ़ाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाने के बाद तब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।